वेक्टर इन 3D के वीडियोस में अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट और मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, एंड उससे पहले हमने ज्योमेट्री की शीट को कंप्लीट की थी। अब हम इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन बताता चलता हूँ, आप नोट करते चलिए। एक्सरसाइज 22 RS अग्रवाल से है। अब इसमें पहला क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में या जो 4 पार्ट है उसमें मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है। तो I + 2J + 5K। मैग्नीट्यूड बताया था आपको, √of I कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस माइनस के साथ स्क्वायर करना है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये हो गया 1 + 4 + 25। आंसर इज √30। सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। इसमें आपको एक फर्स्ट पार्ट में एक वेक्टर गिवन है, A वेक्टर = 3I + 4J - 5K। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालो पहले। तो 9 + 16 + 25 विच इज़ 5√2। तो देन A कैप = A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। क्योंकि ये भी बता चुका हूँ मैं यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड। तो ये हो जाएगा 3I + 4J - 5K / 5√2। ठीक, तो सिंपल से क्वेश्चन है ये। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाकी के तीनों पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि एक वेक्टर है A, 2I - 4J + 5K। अब आगे आपसे बोला हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट लैम्डा A वेक्टर में भी ए यूनिट वेक्टर। लैम्डा A वेक्टर भी ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज लैम्डा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, लैम्डा 2I - 4J + 5K = 1। यहाँ हमने √ लिया 2 लैम्डा स्क्वायर - 4 लैम्डा स्क्वायर + 5 लैम्डा स्क्वायर = 1। तो ये हो गया आपके पास 4 लैम्डा स्क्वायर, 16 लैम्डा स्क्वायर एंड 25 लैम्डा स्क्वायर = 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 45 लैम्डा स्क्वायर = 1। सॉल्व कर लो। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, 45 लैम्डा स्क्वायर = 1, लैम्डा स्क्वायर = 1/45, लैम्डा = ±1/√45। दिस इज 1/3√5। तो ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि ए वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A + B। तो इसमें क्या है, एक वेक्टर है A, दिया हुआ है आपके पास A वेक्टर -I + J - K एंड B वेक्टर गिवन है 2I - J + 2K। तो हमने लेट कर लिया P वेक्टर = A + B। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया, I J से J कैंसिल +K। अब आपसे बोला हुआ है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, मतलब कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे P वाले का। तो 1 + 1 ये आ गया √2। तो इसलिए P कैप = हो गया P वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ P वेक्टर, यानी I + K/√2। तो इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ऐसा ही है, उसमें A और B गिवन है और यूनिट वेक्टर A - B का फाइंड करना है। तो ये आराम से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बोला हुआ है A और B है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A + B। तो इसमें भी यही सेम, पैरेलल टू A + B का मतलब ये है कि
एक डायरेक्शन निकालनी है जो ए प्लस बी के पैरेलल हो, मतलब कि ए प्लस बी की ही डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोला है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो हम सबसे पहले जो वेक्टर इन्होंने गिवन है वो ले लेते हैं। ये हो गया -2i +j +2k, और इन्होंने हमसे बोला है कि इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर लगा हुआ है, वो हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है। तो लेट p बी ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 9 एंड डायरेक्शन इज along ए वेक्टर, मतलब जो डायरेक्शन ए की है वही फिर पी की भी है। तो इसका मतलब है दैट इज पी इक्वल टू क्या हो गया, 9 इंटू ए कैप हो गया, क्योंकि ए की एक वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप हो गई। अब बस वो हम निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आया -2² इज 4, 1 + 4 यानी कि 3 आ गया। पुट इन करने से पहले आपको यूनिट वेक्टर और निकाल लेना है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो -2i +j +2k और डिवाइड बाई 3। अब करेंगे पुट इन फर्स्ट। तो पुट इन फर्स्ट p वेक्टर इक्वल टू 9 ब्रैकेट -2i +j +2k डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 कॉमन, -2i +j +2। तो ये आपका हो गया वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर बोला जाएगा तो सिर्फ ए कैप निकालना है, और अगर वेक्टर बोला जाएगा तो उसमें जो मैग्नीट्यूड दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो आराम से वेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 8 है, 9 है, यह आप करेंगे। इसका 10 वाले में ए बी सी 3 वेक्टर गिवन है और आपको a + b + c निकालने को बोला हुआ है। तो ये भी आसान है, केवल ऐड करना है। अब हमसे बोला हुआ है 11 वाले क्वेश्चन में कि ए और बी 2 पॉइंट हैं। ठीक, तो इन्होंने बोला एक ए पॉइंट है जो है -2 1 2, और एक बी पॉइंट है जो है आपके पास 2 -1 6। बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो ये जो ए है विच इज़ ए इज इन द वेक्टर फॉर्म, इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म, -2i +j +2k। पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट को जब वेक्टर बनाते हैं तो ओ ए वेक्टर बन जाता है वो, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। फिर ओ बी इज़ 2i -j +6k। अब ए बी फाइंड, ए बी का फॉर्मूला ट्राइंगल रूल के टाइम पे सिखाया था, ओ बी -OA, 2i -j +6k, फिर माइनस माइनस +2i -j -2k। तो ए बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 4i -2j +4k। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सिंपल, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया 16 + 4 + 16, तो ये हो गया 36 यानी वैल्यू आई 6। देन तो ए बी का यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज़ 4i -2j +4k डिवाइड बाई 6। आप एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, या 6 का अलग अलग तीनों में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 2/3i -j 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 2/3k। दैट इज़ योर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अब आगे बोला हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक वेक्टर है आपके पास ए, 5i -3j +4k। इसके डी आर्स एंड डी सीज आपको फाइंड करने हैं। तो ये भी मैं बता चुका हूँ क्या करना है। देखो, द drs of a vector are the components
ऑफ ए वेक्टर। बताया था मैंने कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स और कुछ नहीं उसके डी आर्स होते हैं, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स और कुछ नहीं उसके डी सीज होते हैं। तो यहाँ डी आर्स जो आपके इस वेक्टर के होंगे वो स्मॉल ए इज़ 5, स्मॉल बी इज़ -3 एंड स्मॉल सी इज़ 4। ये आपके डी आर्स हो गए। नाउ डी सीज ऑफ ए वेक्टर। अब हम डी सीज की बात करेंगे। तो डी सीज होता है एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी आर्स की फॉर्म में। ठीक है, एंगल की फॉर्म में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा होते थे, लेकिन वो हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि एंगल है नहीं हमारे पास। तो 5 अपॉन ये हो जाएगा 25, 9 + 16, ये हो जाएगा -3 अपॉन 25, 9 + 16, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 25 + 9 + 16। सॉल्व कर लीजिए तो एल की वैल्यू आ जाएगी 5/5√2, एम की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन 5√2, और एन की वैल्यू आ जाएगी 4/5√2। दैट इज़ योर डी सीज। ठीक, इस तरीके से हम डी सीज फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये आपका है, ये आप होमवर्क डाल दीजिए। सेम तरीके से होगा कि सबसे पहले हम ए बी वैक्टर फाइंड कर लेंगे ओ बी माइनस ओ ए से, और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर के वो डी आर्स बन जाएंगे, और इस रिलेशन का यूज़ करके हम डी सीज निकाल लेंगे। तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला हुआ है कि प्रूफ करो कि 3 पॉइंट गिवन है आपके पास। एक पॉइंट है आपके पास, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ओ ए जो गिवन है i + 2j + 7k। ओ बी वेक्टर आपके पास गिवन है 2i + 6j + 3k, और ओ सी वेक्टर आपके पास गिवन है 3i + 10j - 3k। कहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, ये प्रूफ करो। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आगे अभी एक कोलिनियर का मेथड और आएगा, तो अभी फ़िलहाल को नहीं है, तो मैंने आपको बताया कोलिनियर और पैरेलल मैथमेटिकली दोनों सेम बातें हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूफ जो करना है वो है कि ए बी सी आर कोलिनियर। दैट इज़ क्या प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू, या तो हम लैम्डा बी सी प्रूफ कर दें या बी सी इक्वल टू लैम्डा ए बी प्रूफ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, हमें उसके लिए ए बी चाहिए होगा, ए बी वेक्टर। तो व्हाट इज़ ए बी वेक्टर? ए बी इज़ ओ बी माइनस ओ ए। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा i + 4j - 4k, और फिर हम निकालेंगे बी सी मतलब ओ सी माइनस ओ बी। तो ये आ जाएगा i + 4j। और देखिए इसमें एक करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखिए 3 जो गिवन है ना, ये 3 नहीं होगा, ये मिस्टेक थी इसमें, इसको आप ठीक कर लेना। ये होगा ओनली k माइनस का। तो यहाँ आ जाएगा -k -3k -4k। अब हम ए बी वेक्टर में अगर हम बी सी वेक्टर का डिवाइड कर दें या कॉमन ले लें, वो जैसे चाहो आप समझ लो, तो ये ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। अब आप बोलेंगे लैम्डा कहाँ है, तो लैम्डा इज़ अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो विच इज़ 1। सो ए बी सी आर कोलिनियर। अब यहाँ नंबर कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो लैम्डा का मतलब है कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आपको क्या बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन 14 है, सॉरी सेम क्वेश्चन 15 है, तो 15 आपको करना है, कोलिनियर ही प्रूफ करना था। अब आ जाओ 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, इनिशियल स्टेज है, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोग डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, पॉइंट समझ चुके हैं, बस उसकी वो उन्होंने क्वेश्चन दे दिए, उससे हमारी ये चीज़ रनिंग में आ जाएगी।
और रनिंग का मतलब होगा कि आपको फिर मतलब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको एक सिंपल सा फंडा है कि जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं बस वो क्लैरिफाई हो जाए और हमारे माइंड में सेटल्ड हो जाए। ठीक है, इसके लिए एक्सरसाइज है, बाकी कुछ खास ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। 16 बोला है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी। तो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ओ ए दिया हुआ है आपके पास i+2j+3 के, फिर ओ बी गिवन है 2i+3j+k, दैट इज योर ओ बी। एंड ओ सी वैक्टर आपके पास गिवन है जो है 3i+j+2k। अब आपसे बोला हुआ है कि प्रूफ करो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ ए, कर लो i+j−2k, और इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। तो 1+1+4√6। अब निकाल लो बी सी, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये हो गया i-2j+k। अब इसका भी साथ के साथ निकाल लो मैग्नीट्यूड, 1+4+1 मतलब √6। फिर निकालो सी ए या ए सी, तो सी ए इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ पे कर दिया ओ ए माइनस सॉरी ओ ए माइनस ओ सी इक्वल्स टू, तो अब हमने इसमें माइनस किया तो -2i+j+k। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आएगा 4+1+1√6। अब क्योंकि ए बी मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, बी सी मैग्नीट्यूड और सी ए मैग्नीट्यूड सारे आपस में इक्वल हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हैंस प्रूफ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होना था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 में बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करो, वर्टिसेस दिए रखे हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ए बी बी सी और सी ए वेक्टर निकाल लोगे जैसे अभी हमने निकाला, और फिर तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये वही अपना ज्योमेट्री वाला लॉजिक, तो ये आप कर लेंगे, टिक कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 में करना है कि आपको इसमें भी बताना है 3 वर्टिसेस गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करो, तो ये भी हो जाएगा। 19 पे आते हैं। 19 क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। दो पार्ट में है, तो हमने क्या किया, पहले इंटरनली बात कर रहे हैं। इसमें बोला हुआ है कि आपके पास है दो पॉइंट ए एंड बी। ए के पॉइंट हैं आपके पास 2a-3b एंड बी के हैं आपके पास 3a-2b। अब आते हैं कि इस पर एक पॉइंट है जो इंटरनली 2 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। आपको ये सी के ही पॉइंट निकालने हैं। ये आपके ओ हो गया फिक्स पॉइंट। तो अपना इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ओ सी वैक्टर इक्वल टू 2 इंटू ओ बी वैक्टर प्लस 3 इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन 2+3। तो ओ बी वैक्टर, तो ये जो 3a-2b है ये आपका ओ बी वैक्टर है, चाहो तो लिख लो यहाँ। ओ ए वैक्टर इक्वल टू 2a-3b एंड ओ बी वैक्टर इक्वल टू 3a-2b। ठीक, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3a-2b ब्रैकेट का यूज़ करिए प्लस 3 इंटू ओ ए वैक्टर इज 2a-3b अपॉन में आ जाएगा 2+3। सॉल्व कर लो, ये हो गया 6a-4b प्लस 6a-9b अपॉन में आ गया 5। तो
ओ सी वेक्टर इक्वल टू 12a माइनस 13b अपॉन में 5, दैट इज़ द इंटरनल डिवीज़न। अब सेम क्वेश्चन हमें करना है एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए। तो सेकंड पॉइंट हो गया एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या है, सेम चीज़ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एक पॉइंट हमें बाहर से मिल गया सी। ठीक, अब हमने ए पॉइंट फिक्स कर लिया, तीनों को मिला दिया, ओ ए ओ बी ओ सी आ गए। ये जो रेशियो है वो भी 2:3 रेशियो दे रखा है। ठीक है, ओ ए इक्वल टू वही है अपना जो इसमें दिया था 2a माइनस 3b, एंड ओ बी जो है अपना वो है 3a माइनस 2b, ये वही है। ठीक है, अब बस एक्सटर्नल डिवीज़न वाला अपना लॉजिक लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ओ सी वैक्टर इक्वल टू 2 इंटू ओ बी वैक्टर माइनस 3 इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन 2 माइनस 3। तो 2 इंटू ओ बी इज़ 3a माइनस 2b, 3 इंटू ओ ए मतलब 2a माइनस 3b और अपॉन में आ गया -1। ओ सी वैक्टर इक्वल टू 6a माइनस 4b माइनस 6a प्लस 9b और अपॉन में -1। ओ सी वैक्टर इक्वल टू 6a से 6a कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4b इज़ 5b, तो आंसर इज़ -5b। ये एक्सटर्नल डिवीज़न का हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब क्वेश्चन नंबर 20, ये तो सेम ही है 20 वाला, और उसके बाद 21, ये भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में मिड पॉइंट के पॉइंट पता लगाने हैं, ओ ए और ओ बी दिया हुआ है तो वो ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ए बी एक वेक्टर गिवन है और एक ओ ए वैक्टर गिवन है, ओ बी वैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देना ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, उससे ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू का, पी और क्यू गिवन है तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 22 थी, जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज थी वेक्टर की, जिसमें आपको जो चीज़ें बताई गई हैं डेफिनेशंस और आपकी ज्योमेट्री, उनसे रिलेट इन्होंने एक एक्सरसाइज दे दी है कि भैया रिवीजन मार लो। ठीक, तो ये आसान थी। अब आते हैं हम इसके मतलब मेन पंच पे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक। देन उसके बाद आपका वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट है नहीं सिलेबस में। और उसके बाद फिर हम लोग शीट करेंगे एंड उसके बाद स्ट्रेट लाइन। मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट और आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद पहले स्ट्रेट लाइन करा दूँगा, फिर उसके बाद हम इनकी शीट कर लेंगे। ठीक है, शीट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन तो बुक में दे ही रखे हैं। अब प्लेन में होते थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अब वो तो है नहीं सिलेबस में। ठीक है, और फिलहाल हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं इसके बाद जो चैप्टर्स कराऊंगा वो आपके अभी सिलेबस से रिलेटेड होंगे, बट प्लेन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में भले ही ना हो बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो आ ही रहा है ना, और आपको ग्रेजुएशन कोई भी करोगे तो उसमें भी मिलेगा जब मैथमेटिक्स रहेगी तो वहाँ बहुत और अच्छी बात क्या होगी कि आपको प्लेन ढंग से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि फॉर्मूले बेस करके पढ़ा देते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर्मूले कौन रटे इतना बैठ के कितना, वो अब मैं आपको उसके टेक्निक्स बताऊंगा, यही मैं स्ट्रेट लाइन में भी करूंगा। फिलहाल स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है ना, वो हेडिंग लगा दीजिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेट स्मॉल a and small b be any two vectors in a same plane. The then the
एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया ए, एक वेक्टर ले लिया बी, और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट आपका जनरेट हुआ ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ वेक्टर में डॉट और क्रॉस ये दो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इसका ध्यान रखना है कि डॉट मतलब कि हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रही, तो इस वजह से ये स्केलर है। यानी कि इसका लॉजिक वही है कि 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जब क्रॉस में डायरेक्शन भी मैटर करेगी, उसको फिर हम अलग समझेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें स्टार्ट हो जाएंगी कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनके ऊपर बनेंगे क्वेश्चंस। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, बिकॉज ऑफ स्केलर है, और यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है जो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ए डॉट बी को सॉल्व करें तो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और अगर बी डॉट ए को सॉल्व करें तो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो वो दोनों सेम ही है, ठीक, इस वजह से ऐसा हुआ। सेकंड पॉइंट आपका आ गया कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, और सबकी वैल्यू 1। क्यों? जैसे मान लो आई डॉट आई मैंने उठा लिया, प्रोडक्ट लगाया आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड, और दोनों के एंगल में एंगल है, दोनों के बीच में एंगल है 0, क्योंकि आई और आई यानी एक्स एक्सिस, एक्स का एक्स के ही साथ एंगल, 1 × 1 × 1, आंसर इज 1। ठीक, तो इस और यही जे डॉट जे के बीच का रीज़न होगा, यही के डॉट के लिए होगा। थर्ड वाले में आ जाओ, आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस के, सॉरी के क्रॉस कहाँ, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये हो जाएंगे 0। 0 क्यों हो गई है? तो देखो हमने कोई भी एक उठा लिया, आई डॉट जे। अब आई डॉट जे क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और एंगल हो गया 90, क्योंकि ये एक एक्स है और एक वाई है। 1 × 1 × 0, आंसर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये भी आसान है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो वहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ गया। और यही फॉर्मूला क्या कहते हैं, पीछे हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी पढ़ रखा है। ये हम लोगों मैंने डिराइव कराया था इस फॉर्मूले को, तो देख लेते हैं एक बार, यहीं पे ये रहा, ठीक है ना। और ये ए और बी दो वेक्टर थे कंपोनेंट की फॉर्म में, और मैं बताया था ये कंपोनेंट्स और कुछ नहीं उसके डी आर्स होते हैं, तो ये डी आर्स की फॉर्म में बताया था, फिर एक डी सीज की फॉर्म में भी बताया था ये। ठीक, ये आपका 3D में यूज़ होगा, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं कि यार ये तो नया कुछ नहीं है, वही वेक्टर आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो स्ट्रेट लाइन और प्लेन में फिर कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि चीज़ें सब वही आ रही हैं लौट लौट के। अब आते हैं हम इसमें 5वीं प्रॉपर्टी पे, और इसमें हेडिंग डाल दीजिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर टू अनदर वेक्टर। माने आपको यहाँ पे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक, और वो एक्चुअली में फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हम उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे जिससे कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए।
और फिर उसके बाद उस पर आपके अपने क्वेश्चन आते हैं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर लोगे। अगर फॉर्मूला, मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कि फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो उसको दिमाग में सेटल कैसे किया जाए, ठीक है ना, तो वो भी बात होगी। तो देखिए, पहला पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है इमेज, ठीक है। तो ए वेक्टर की इमेज बी वेक्टर पे हमें निकालनी है। तो क्या करना है, कैसे करना है, ज़रा एक बार समझते हैं इस चीज़ को। तो हमने एक वेक्टर लिया ए, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, पॉइंट मान लेते हैं बी है। और एक वेक्टर हमने लिया बी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, ठीक है। ये हो गई सारी चीज़ें, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। अब देखो, इसमें जो समझाना चाह रहा हूँ मैं वो एक बार देखो आप, ठीक है। ज़रा एक बार डायग्राम ठीक कर देता हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आई प्रोजेक्शन की, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पॉइंट से जहाँ पे एंडिंग हो रही होगी इस वेक्टर की, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, मान लो डी। तो यहाँ पे जो बी, ये जो बी वेक्टर है, ठीक है, और एक ए वेक्टर है। तो सॉरी, इसमें थोड़ा चेंज करो क्योंकि ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो दैट इज़ योर बी एंड दैट इज़ योर ए। अब ठीक है, क्योंकि ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है ना, तो इसलिए ऐसा दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सीन क्या है, अब इसमें यहाँ प्रोजेक्शन क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो जो बी डी है, मतलब कि जो सी से ए बी वेक्टर पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो बी डी बना, बी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये है आपका प्रोजेक्शन, ये हमें फाइनल करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम ट्राइंगल पकड़ लेते हैं सी बी डी और उसमें निकाल लेते हैं कॉस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्शन उसमें आना चाहिए तभी तो फाइंड होगा। यहाँ से आ गया बी डी अपॉन बी सी, तो बी डी इक्वल टू बी सी कॉस थीटा एंड बी सी इज वॉट, बी सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि बी सी है जो वो पूरा ए वेक्टर है और बी सी, जो बी सी की डायरेक्शन जो है वो बी से सी की तरफ है, और हमें केवल ये बी सी मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब आते हैं आगे बढ़ते हुए। अब देखो क्या होगा, सिंस ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ हम कॉस थीटा को लाके एक साइड कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रह गया। ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा रह गया। और आप देख सकते हैं आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा है क्या, दैट इज़ योर बी डी। और बी डी था क्या, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो दैट इज़ योर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये रहा आपका फॉर्मूला। अब याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो अपॉन में से ए गायब हो जाएगा, ठीक है, ए का बी पे प्रोजेक्शन तो ए गायब। अब सिमिलरली अब मैं दूसरे को सॉल्व नहीं करूँगा, सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो अब आप सिचुएशन समझ गए होंगे, ए डॉट बी और अब बी गायब हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज़ योर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। अब ये आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है एक और, 6 नंबर, इफ़
ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर आपसे ये बोला जाए, यहाँ परपेंडिकुलर की जगह ये भी बोल सकता है ए इज़ ऑर्थोगोनल टू बी, एक ही बात है। परपेंडिकुलर बोले या ऑर्थोगोनल बोले एक ही बात है। तो अब क्या है कि अगर आपसे ये पूछ लें ये लोग कि ए और बी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है या कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है प्रूफ करो ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ये बोल दें कि परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो ज़ीरो लेके चलना है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखो ये आपका एंगल का फॉर्मूला था, इसमें आप अगर थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड है जीरो में चला जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा अपना ज़ीरो। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज उठाते हैं अब, करते हैं एक्सरसाइज और देखेंगे उसमें क्या क्या सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपकी 23। पहला क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक और प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। जैसे आपको एक ए वेक्टर गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और एक बी वेक्टर गिवन हो गया b1i b2j एंड b3k, और आपसे बोला a डॉट बी फाइंड करो। तो और एंगल नहीं दिया हुआ है, तो अब आप वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा वाला, क्योंकि थीटा है ही नहीं हमारे पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले दोनों वेक्टर लिख लेते हैं। अब करो मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो a1i का b1i में होगा, तो a1 b1 तो मैग्नीट्यूड है तो वो मल्टीप्लाई हो गए और बच गया i डॉट आई। अब आप जब a1i का किसी भी और दूसरे वेक्टर में करेंगे तो i डॉट जे आई डॉट के बनेगा, वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कर रहे। a2 का b2 में करेंगे क्योंकि i में करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जे डॉट आई। ठीक है, तो जे डॉट जे, तो a2 b2 और यहाँ आ गया जे डॉट जे, और लास्ट में a3 b3, क्योंकि अपना जो मल्टीप्लाई होगा वो उसी में होगा जो जो दे रखा है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, क्योंकि बाकी दोनों में करोगे तो ज़ीरो, और ये हो गए वन। तो इसलिए a1 a2 b1 सॉरी a1 a2 a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, दैट इज़ योर आंसर। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मेथड है। अब आओ एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज भी बहुत हलवा है। ठीक है, देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको पहला पार्ट है जिसमें ए वेक्टर एक गिवन है, वो है आई माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 2k, और हमसे बोला ए डॉट बी निकालो। तो आप वही जो अभी बताया था वही करने वाले हैं। दोनों वेक्टर लिख लो, आई का आई में, जे का जे में एंड के का के में, मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज़ 3, दैट इज़ 8, दैट इज़ 2, आंसर इज़ 9। ठीक, तो बाकी के पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो पहला क्वेश्चन गिवन है ए इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू है आई माइनस 2j प्लस 3k, सिंस ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो क्या बताया था कि अगर ऐसा हो तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ज़ीरो। अब ज़ीरो प्रूफ नहीं करना है क्योंकि परपेंडिकुलर तो बोल ही दिया है, अब केवल पर लेके चलना है इसको। तो हमने ये दोनों वेक्टर लिख लिए। आई माइनस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू ज़ीरो, मल्टीप्लाई आई का आई में, जे का जे में, के का के में।
तो यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा की वैल्यू 5/2। इस तरीके से क्वेश्चन, इसके भी बाकी के पार्ट्स सेम तरीके से होने हैं। फिर उसके बाद बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन में ए और बी गिवन है, शो करना है ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। फर्स्ट पार्ट, तो ए है आपके पास आई प्लस 2j माइनस 3k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k, सॉरी जे है यहाँ पे केवल। ठीक, अब लेट करेंगे हम पी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम में एक आंसर देने का भी अपना मेथड होता है, ठीक है, पूरी बात जानी चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना, पूरी बात लिखनी है। तो ऐड कर लो पहले, तो 4i प्लस जे माइनस के, फिर एक क्यू वेक्टर निकाल लिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ आ गया -2i और प्लस 3j माइनस 5k। अब उसने बोला है प्रूफ करो कि ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, तो इसीलिए हम प्रूफ करेंगे कि P इज परपेंडिकुलर टू Q, दैट इज P डॉट Q इक्वल्स टू 0। इसे पी क्यू इसीलिए लेट किया है कि बार बार ए प्लस बी ए माइनस बी ना लिखना पड़े। तो यहाँ आ गया LHS P डॉट Q, रख लो 4i प्लस जे माइनस के और डॉट -2i प्लस 3j माइनस 5k मल्टीप्लाई, ये हो गया -8, 3 और प्लस 5, -8 प्लस 8 कैंसिल हो के आंसर इज 0, हैंस प्रूफ। अब इसी तरीके से सेकंड वाले में बोला है कि ए बी दिया है, बी दिया है, ए प्लस बी इज ऑर्थोगोनल टू ए माइनस बी। तो मैंने बताया था ऑर्थोगोनल का मतलब वही होता है जो परपेंडिकुलर है, तो इसमें सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है उसमें आपसे बोला है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए प्लस बी इज ऑर्थोगोनल टू ए माइनस बी। तो मतलब ए प्लस बी को पी ले लोगे, ए माइनस बी को क्यू ले लोगे, और उसके बाद पी डॉट क्यू 0 लेके चलोगे, क्योंकि उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, और लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या बोला हुआ है, इन्होंने आपको 5 में 3 वेक्टर दिए हैं, तो हम सबसे पहले एक लेट कर लेते हैं। पहला वेक्टर है ए 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, फिर बी वेक्टर लिए 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, फिर सी वेक्टर आ गया 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट में जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो दो बातें आ गई, एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दूसरा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 6/7 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू, ये हो गया 4 + 9 + 36/49, ऊपर भी 49, डिनोमिनेटर में भी 49 विच इज़ 1, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर होता है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेंगे, ये आया 3/7 स्क्वायर प्लस -6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर, सेम ये भी आ जाएगा 1। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लेंगे, ये आया 6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस -3/7 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1। तो सो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक, उसके बाद क्योंकि परपेंडिकुलर और प्रूफ करना है, तो अब हम निकालेंगे ए डॉट बी। 1/49 बाहर हो जाएगा क्योंकि दोनों में 1/7 है,
आई का आई में, जे का जे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा 6, फिर -6 इंटू 3 -18, और 6 इंटू 2 इज़ 12, आंसर आ गया 0। फिर बी डॉट सी निकालोगे, 1/49, 6 इंटू 3 18, -6 इंटू 2 12, और -3 इंटू 2 3 2 -6, ये भी आ गया 0। और फिर निकालोगे सी डॉट ए, 1/49, यहाँ मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू -3 इज -18, आंसर इज 0। तो सो ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों बातें प्रूव हो गई, यूनिट वेक्टर भी और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी। क्लियर है? तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला है आपके पास 3 वेक्टर हैं। ए वेक्टर है 4i + 5j - k, बी वेक्टर है i - 4j + 5k, और सी वेक्टर है 3i + j - k। ठीक, अब आगे समझिए, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है d। तो लेट एक d वेक्टर में फाइंड करना है, तो d1i + d2j + d3k, ये हमने वेक्टर लेट कर लिया, क्योंकि ये फाइंड करना है तो अपनी तरफ से हमने इसे लेट कर लिया। अब आगे की समस्या सुनिए। बोला है D इज परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ। D जो है वो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से D डॉट A = भी 0 होगा और D डॉट B = 0 होगा। तो हम यहाँ से D डॉट A = 0 लेके एक इक्वेशन बना लेंगे। तो D और A का मल्टीप्लाई करेंगे, 4D1 5D2 और -D3 = 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर D डॉट B = 0 लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया D1 - 4D2 + 5D3 = 0। दो इक्वेशन ये बन गई। अब गिवन है D डॉट C = 21, तो अब D का C में मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 3D1 + D2 - D3 = 21। अब जब 3 इक्वेशन बन गई और 3 ही वेरिएबल हैं, तो हम इन तीनों को करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके निकालेंगे D1 D2 D3 की वैल्यू। और सॉल्व आपका रहेगा, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। ठीक है, पहले तो मैट्रिक्स मेथड लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, एलिमिनेशन से करो। ठीक है, जो मतलब आपको करना है करिए, कोई समस्या नहीं इसमें। 4D1 + 5D2 - D3 = 0, एक इक्वेशन 2 ले ली मैंने, और एक इक्वेशन 4 ले ली मैंने। माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया D1, ये आ गया 4D2, और ये आ गया -21, इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद मैं ले लूँगा थर्ड और फोर्थ, D1 - 4D2 + 5D3 = 0। अब जो आपने ऊपर वाले में कट किया है वही आपको यहाँ कट करना है। ठीक, तो उसके लिए मुझे इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। D1 4D2 + 5D3 = 0, और यहाँ आ गया 15D1 + 5D2 - 5D3 = 105, कैंसिल हो गया। ये आ गया 16D1 + D2 = 105, इक्वेशन नंबर 6। अब हम 5 और 6 को कर देंगे सॉल्व।
तो उसके लिए मैं यहाँ कर लूँगा 16 का मल्टीप्लाई, 16d1 प्लस d2 105, 16d1 64d2, और यहाँ हो जाएगा ये 16 का 21 में मल्टीप्लाई, -336, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये आ गया -63d2, और यहाँ आ जाएगा 336 और 105 441। तो ये आ जाएगा -7। d2 की वैल्यू आपकी आ गई -7। इसको आप पुट कर दीजिए, पुट इन फिफ्थ, किसी भी एक में कर लो। -7 + 4d2 इक्वल टू -21, 4d2 -7 उधर चला जाएगा तो 21 में से माइनस हो जाएगा 14, d2 की वैल्यू -7/2। इसके बाद ये वैल्यू उठा के रख दीजिए थर्ड में, पुट इन थर्ड, तो ये आ जाएगा d1 - 4d2 + 5d3 इक्वल टू 0, 5d3 इक्वल टू, तो 56 और 7 -49/2 d3। अरे इसमें एक मिस्टेक हो गई है, इसको देखो, हम लोगों ने d2 की वैल्यू की जगह d1 की वैल्यू रख दी, ये ठीक कर लो। d2 की वैल्यू -7 हम पुट कर रहे हैं फिफ्थ में, तो यहाँ आ गया d1 -28 इक्वल टू -21, d1 इक्वल टू 7। फिर ये दोनों वैल्यू पुट हो जाएंगी, पुट इन थर्ड, तो थर्ड थी d1 - 4d2 एंड ये आ गया 5d3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो d3 की वैल्यू -7, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ से d वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 7 कॉमन, i - j - k, हेंस प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आपका काम ये है कि जो होमवर्क गिवन है वो करेंगे और टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, मैं शुरू से एक बार बोल देता हूँ, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में होमवर्क है सेकंड एंड थर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब प्रोजेक्शन वाले आ गए 7, ए का बी पे और बी का ए पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 प्रोजेक्शन का है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 प्रोजेक्शन के दोनों पार्ट हैं जो आपको करने हैं। ये मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें कुछ होना ही नहीं है, सीधा कंडीशन जो बताई है वो लगनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे, वही cos थीटा इक्वल टू a.b अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वाला फॉर्मूला लगा के करना है, तो टिक कर लीजिए। फिर इसके बाद बस ये क्वेश्चंस आप होमवर्क कर लो आज, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल अटैम्प्ट करते हैं और एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे कल, चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। बुक में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसके, ठीक है। बाकी शीट इसकी अभी जब मैं कराऊंगा तो उसमें डिटेल जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में टफ रहते हैं, आते हैं, वो हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अभी आप बुक एंजॉय करो, फिर शीट भी करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।